नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर और मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देश बदल रहा है और बदलने के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। अगर आपको बढ़ना है तो आपको बदलना होगा देश के साथ, ईटी नाउ स्वदेश के साथ। और मैं आपको हर रोज़ ऐसी ही बदलते और बढ़ते भारत की दिलचस्प कहानियाँ सुनाते हैं। आज क्या कहानी होगी, देखते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक ऐसा शब्द है जो ट्रेंड्स में बना हुआ है और काफ़ी जोर आजमाइश चल रही है, चाहे वो पुराने प्लेयर्स हो या नए प्लेयर्स। इससे जुड़ी एक खबर है कि हीरो मोटोकॉर्प और एथर एनर्जी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में करार कर सकते हैं। क्या है ये करार, पूरी खबर बता रही है हमारे सहयोगी नयनतारा राय। फ्राइडे शाम को हीरो मोटोकॉर्प ने अनाउंस किया था कि वो एथर एनर्जी में और पैसे डाल रहे हैं, 420 करोड़ रुपए। उन्होंने ये भी बोला था कि एथर अनाउंस करेंगे कि अब हीरो का क्या परसेंटेज बनेगा, शेयर होल्डिंग क्या बनेगी कंपनी में। हमको अब ये पता लग रहा है कि एथर एक्चुअली मार्केट में है और पैसे उठाने के लिए उनका सीरीज ई फंड रेज चल रहा है। वो हो सकता है 1000 करोड़ रुपए के लिए, उसमें 420 करोड़ रुपए कमिटमेंट है और इन्वेस्टमेंट है हीरो मोटोकॉर्प का। हमको ये भी बताया जा रहा है अपने सोर्सेज से कि ये 1000 करोड़ रुपए जो होगा वो स्केलिंग अप के लिए है और हीरो की इन्वेस्टमेंट के बाद भी एथर ऑटोनमस रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे और जो नए फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको यही बताया जा रहा है कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे और एक आईपीओ भी होगा। ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि वीकेंड में काफ़ी बातचीत भी हुई है कि क्या एथर हीरो की सब्सिडरी बन जाएंगे, हीरो क्या एथर को खरीद लेंगे। ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, हमको तो यही बोला जा रहा है क्योंकि एथर अपने और पैसे उठा रहे हैं। अगर आप एथर को भी अभी देखेंगे, उन्होंने अक्टूबर में ऑलमोस्ट 30% मार्केट शेयर को कमांड किया था। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें टू व्हीलर ईवी मार्केट में, नवंबर दिसंबर में काफ़ी डिसरप्शन चली है ईवी मार्केट में, तब भी एथर ने कम से कम 7000 बाइक्स तो बेच चुके हैं। उसके बाद एक प्राइस हाइक भी अनाउंस की गई है। तो यही हमें बताया जा रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प देख रहे हैं कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में वैल्यू अनलॉकिंग भी हो रही है। तो हीरो भी देख रहे हैं कि एक्चुअली ऐसे ही न्यू एज कंपनीज को बिल्ड किया जाता है। तो आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश को, हम आपके लिए सारी खबरें ला रहे हैं। और हमको एक और खबर मिली है कि हीरो और एथर इस साल काफ़ी कोलैबोरेशंस भी करेंगी। तो हीरो अपना खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल को अनाउंस करेंगे मार्च में, दुनिया को दिखाएंगे, लेकिन हम कोलैबोरेशंस भी देख सकते हैं एथर के साथ, जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली सरकार के और दिल्ली सरकार के द्वारा उठाए गए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने वाले इस कदम की। दिल्ली सरकार ने जो कदम उठाया वो ये है कि डिलीवरी टैक्सी सर्विसेज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़रूरी करने की बात कही गई है। ये देश में अपनी तरह की एक पहली पॉलिसी होगी। क्या है इस पॉलिसी में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में अब डीजल पेट्रोल की गाड़ियों के दिन लदने वाले हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ गया है और सबसे पहले सामान की डिलीवरी से लेकर ओला और उबर जैसी टैक्सी सर्विसेज में इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पर दौड़ती दिखाई देंगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने राइड एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा देने वालों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन रखना जरूरी कर दिया है और ये देश में अपनी तरह की पहली पॉलिसी होगी। दिल्ली सरकार ने सैटरडे को ड्राफ्ट एग्रीगेटर्स पॉलिसी को नोटिफाई करा है और इस पॉलिसी के मुताबिक दिल्ली में जितनी भी कैब एग्रीगेटर सर्विसेज हैं या वो कंपनीज जो ई कॉमर्स कंपनीज की डिलीवरीज में सहयोग करती हैं, उन सबको सरकार ने कहा है कि इस मार्च के एंड तक जो जितनी भी नए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स लेंगे 10% वो इलेक्ट्रिक होने चाहिए और जितने भी नए 4 व्हीलर्स लेंगे वो 5% इलेक्ट्रिक होने चाहिए। और अगले साल यानी कि मार्च 2023 तक जो यही एम है, यानी कि जितनी कंपनियाँ अगले साल जो भी फ्रेश इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स लेंगी उनका 50% होनी चाहिए और जितने भी वो 4 व्हीलर्स लेंगे वो 25% इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार ने देश की पहले एक ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी लेकर आई है जो कैब एग्रीगेटर्स साथ ही साथ वो जो कंपनीज डिलीवरी में इन्वॉल्व है उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार की पॉलिसी के तहत अगले 3 महीनों में सभी राइड एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके बेड़े में शामिल होने वाले सभी नए 2 व्हीलर्स और नई कारों में से 5% इलेक्ट्रिक हों।
मार्च 2023 तक उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी नए दोपहिया वाहनों में से 50% और सभी नई कारों में से 25% वाहन इलेक्ट्रिक हों। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगस्त 2020 में ईवी पॉलिसी को लॉन्च किया था, जिसके तहत अब सरकार कैब एग्रीगेटर्स, लास्ट माइल कनेक्टिविटी सर्विस प्रोवाइडर्स और लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर एक सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट जिसे हम कह सकते हैं, जो चीज़ रोल प्ले करती है, वो होती है उसकी बैटरी। और बैटरी में पढ़ते हैं बैटरी सेल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल्स। उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक PLI स्कीम निकाली थी एडवांस केमिस्ट्री सेल्स की। उसको बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला है। क्या है पूरी कहानी, आइए देखते हैं इस पैकेज में। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे बड़ी परेशानी का हल निकलता दिख रहा है, क्योंकि सरकार की PLI के तहत एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज प्रोग्राम को बनाने के लिए बम्पर रिस्पांस मिला है। देश की 10 बड़ी कंपनियों ने इस स्कीम में अपनी दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें ओला इलेक्ट्रिक, अमारा राजा बैटरीज, रिलायंस, न्यू एनर्जी लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ह्यूंडई ग्लोबल मोटर्स कंपनी लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और L&T जैसी कंपनियों ने अपनी बोली सौंपी है। सरकार ने बैटरी स्टोरेज की इस स्कीम के लिए 18,000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया है। अब समझते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है। दरअसल ये कंपनियां PLI स्कीम के तहत भारत में ही एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी को बनाएंगी। इस स्कीम के तहत कंपनियों का चयन कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को 2 साल के अंदर शुरू करना होगा। इसके बाद भारत में बनी बैटरियों की बिक्री पर 5 साल के दौरान इंसेंटिव दिया जाएगा। इन कंपनियों को बीते 2 सालों में इसमें 25% की बढ़ोतरी करनी होगी और 225 करोड़ रुपए प्रति गीगावाट का निवेश भी करना होगा। साथ ही आने वाले 5 सालों में इसे बढ़ाकर 60% करना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग से जुड़ी एक और समस्या का भी हल निकल गया है। दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिक के लिए सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर होती है। ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग इंफ्रा से जुड़ी संशोधित गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिक अपने मौजूदा बिजली के कनेक्शन से ही अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए अलग से बिजली कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहता है तो इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बिना लाइसेंस के ही इसे लगाया जा सकता है। सरकारी कंपनियां अपनी सरकारी जमीनों पर भी चार्जिंग स्टेशन को लगा सकती हैं। ₹1 प्रति किलोवाट के रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को लगाया जा सकता है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के लिए 31 मार्च 2025 तक बिजली औसत दर पर ही सप्लाई होगी और घरेलू चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली डोमेस्टिक टैरिफ पर ही मिलेगी। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत में करीब 50% हिस्सा बैटरी का होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होती हैं। लेकिन जब देश में ही बैटरी का निर्माण शुरू हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के दाम भी कम होंगे और बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर पेट्रोल पंपों की तरफ फैल जाएगा, तो चार्जिंग की समस्या का भी हल हो जाएगा। देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सफलता खासकर 2 बातों पर निर्भर करती है। अव्वल ये कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदना कितना सस्ता हो पाता है, ये जेब पर कितनी मुफीद पड़ती हैं। दूसरी बात यह कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने इन दोनों ही परेशानियों का न केवल हल निकाला है, बल्कि इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने शुरू भी कर दिए हैं। लिहाजा ये भरोसा बढ़ जाता है कि आने वाले 3 से 5 सालों में देश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। प्रकाश प्रियदर्शी के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, ईटी स्वदेश। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला की गाड़ियों का भारत में सबको बेसब्री से इंतजार है और भारत सरकार ने यह बात साफ कर दी है कि ये गाड़ियां हिंदुस्तान में ही बननी होंगी अगर टैक्स कट चाहिए टेस्ला को। और इसी होड़ में अब कई राज्यों ने एलोन मस्क को अपने यहाँ आने और फैक्ट्री लगाने का न्योता दिया है। ऐसे में देखना होगा कि इन ऑफर्स को एलोन मस्क किस तरह से जवाब देते हैं। देश की सड़कों पर होगी ईवी की भरमार। अब भारत में चलेगी टेस्ला कार।
4 राज्यों का टेस्ला को न्योता। आने वाले वक्त में जल्द ही भारत में टेस्ला की गाड़ियों की भरमार हो सकती है, क्योंकि जल्द ही टेस्ला देश में अपनी कारों को बनाने जा रही है, जिसके लिए पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पंजाब ने मस्क को अपने अपने राज्यों में कार फैक्ट्री खोलने का ऑफर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही मस्क ने ट्वीट करके सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाए थे और कहा था कि कार निर्माता अभी भी सरकार के साथ बहुत सारी चुनौतियों पर काम कर रही है। मस्क की दिक्कतों को समझते हुए तेलंगाना सरकार की ओर से तेलंगाना में टेस्ला कार की फैक्ट्री खोलने का ऑफर दिया गया है। इसके बाद पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, मैं एलन मस्क को पंजाब में आमंत्रित करता हूं। पंजाब मॉडल लुधियाना को इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी के उद्योग का हब बनाएगा। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जयंत पाटिल ने भी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को महाराष्ट्र में फर्म की प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने का न्योता दिया है, जबकि पश्चिम बंगाल भी अपने राज्य में टेस्ला की फैक्ट्री की ख्वाहिश जता चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही देश में टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कारोबार बढ़ सकता है। ET नाउ स्वदेश। चलिए बात कर लेते हैं अब बजट में किस तरीके की हलचल होने जा रही है। बजट में इस बार MSME सेक्टर के लिए राहत का एक ऐलान आ सकता है। कोरोना की तीसरी लहर और कच्चे माल की कीमतों में उछाल की वजह से ये राहत MSME सेक्टर को मिल सकती है। पूरी खबर के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार MSME सेक्टर के लिए एक और राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है और इसका ऐलान आगामी बजट में किया जा सकता है। दरअसल कोविड-19 की वजह से MSME सेक्टर पहले से ज्यादा मुश्किलों में है और अब कोरोना की तीसरी लहर ने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं, क्योंकि पेमेंट साइकिल में डिसरप्शन दिखने लगा है। साथ ही साथ जो क्रेडिट फ्लो है उसके रास्ते में भी रुकावटें दिखनी शुरू हो गई है। इसके अलावा कच्चे माल की कीमतों में पिछले कुछ समय से लगातार तेजी देखने को मिल रही है और अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ महीने के दौरान अलग अलग कैटेगरी के जो कच्चे माल है उसमें करीब 150% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। इंडस्ट्री ने भी सरकार से तुरंत राहत देने की मांग की है, लिहाजा इन सब को देखते हुए वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि MSME सेक्टर के लिए स्पेशल क्रेडिट विंडो की शुरुआत की जा सकती है ताकि उनको तुरंत आर्थिक मदद दी जाए। साथ ही साथ जो मौजूदा स्कीम है इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम, उसकी मियाद भी 1 साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। मतलब उसको बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक किया जा सकता है, जिसकी मियाद 31 मार्च 2022 को खत्म हो रही है। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों के साथ समीक्षा बैठक की है और उनको इस बात के निर्देश दिए हैं कि MSME सेक्टर को ज्यादा राहत दी जाए और साथ ही साथ क्रेडिट से संबंधित जो रिपोर्ट्स है वो सरकार को सौंपी जाए। तो सरकार के अंदर कई मसलों पर विचार किया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि MSME सेक्टर को आगामी बजट में राहत मिल सकती है। MSME के साथ साथ एक और सेक्टर है जिसमें राहत मिल सकती है। फर्टिलाइजर सेक्टर में एक राहत का पैकेज आ सकता है। कच्चे माल की कीमत बढ़ने से दबाव झेल रही फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को सरकार बजट में राहत दे सकती है, सब्सिडी बढ़ा सकती है। क्या है पूरी खबर, उसके साथ हमारी सहयोगी पूजा जुड़ रही है। पूजा बताएं। जी, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बजट में एक बड़े ऐलान की संभावना है और इस बार फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो करीब 900 करोड़ डॉलर का ऐलान संभव हो सकता है। 900 करोड़ डॉलर मतलब करीब 1.4 लाख करोड़ की सब्सिडी अनाउंस हो सकती है। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, काफ़ी बड़ा आंकड़ा है ये, क्योंकि अगर हम इसको पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें तो 2018 में 18-19 के बजट में करीब 17,000 करोड़ के सब्सिडी का अनाउंसमेंट हुआ था। फिर 2019-20 में करीब 80,000 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ था। 2020-21 का जो बजट आया था उसमें 71,000 करोड़ करीब बजट के ये फर्टिलाइजर सब्सिडी का अनाउंस हुआ था। लेकिन इस बार ये जो आंकड़ा है ये काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। ट्रेंड आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखाई रहे हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि भारत क्यों इतना पुश कर रहा है इस बार की सब्सिडी को। उसके सबसे पीछे वजह ये है कि यूरिया और DAP यानी कि डायमोनियम फॉस्फेट, इसका भारत एक बड़ा खरीदार है और इसका जो उपयोग भी होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी अहम भी माना जाता है इंडियन की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि करीब 15% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर एग्रीकल्चर की तरफ से आता है और 60% वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ से होती है। तो इस वजह से इस सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान है और जिस तरह से यूरिया और DAP के प्राइस में हम लगातार एक बढ़त देख रहे हैं, सरकार काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है इनके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि किसानों
किसानों को, कंपनियों को और एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा नुकसान ना हो, इस वजह से ये सब्सिडी लाने की कोशिश कर रही है और सब्सिडी के जरिए ही प्राइस को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। इसका आकलन आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर यूरिया की प्राइस आप देखेंगे इंडिया में, तो भारत जो कुल खपत है यूरिया की, उसका करीब 30% तो इंपोर्ट ही करता है। और अगर ग्लोबली प्राइस देखेंगे हम इस वक्त, तो यूरिया की जो प्राइस है वो 990 रुपये प्रति टन है, जबकि $990 प्रति टन है, जबकि भारत में उसको $71 प्रति टन के आसपास कैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इतना बड़ा कंट्रोल सरकार लाना चाहती है तो उनके पास सब्सिडी का ही ऑप्शन बचता है, जिसके जरिए वो ये प्राइस कंट्रोल कर सकती है। डीएपी में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, सरकार उसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकती प्राइस को, तो इनडायरेक्टली सब्सिडी के जरिए इस प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अगर इसका कुल खपत की बात करें तो कुल खपत का 60% भारत इंपोर्ट करता है और उसके पास चीन से भी करीब 40% का इंपोर्ट आता है, जिसमें कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन हो रही है, तो वहाँ से भी डिले हो रहा है। तो इससे भी प्राइस का काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भारत को झेलना पड़ता है। तो ये जो सब्सिडी अनाउंसमेंट हुई है, ये काफ़ी बड़ा फैसला होगा सरकार की तरफ से, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका अंदाज़ा था और फर्टिलाइजर शेयरों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी, काफ़ी समय से एक तेज़ी हम देख रहे हैं। अगर पिछले 6 महीने का हम रिटर्न देखेंगे तो चंबल फर्टिलाइजर में देखिए 55% का रिटर्न देखने को मिल चुका है। जेएनएफसी में करीब 40% का रिटर्न ये स्टॉक कंपनी दे चुकी है। इसके बाद दीपक फर्टिलाइजर, जीएसएफसी, फैक्ट, राष्ट्रीय केमिकल, ये कुछ ऐसी कंपनियां जिसमें हम लगातार देख रहे हैं कि एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। इस ऐलान जो ऐलान होने वाला है उसकी संभावना के बाद से ये तेजी हम देख रहे हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बनी हुई है। चलिए बात कर लेते हैं बाजार की। कैसे रहा बाजार का मिजाज? बाजार में आज सीमित दायरे में कारोबार रहा। हालांकि निफ्टी 19 अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार 18,300 के पार जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी करीब 85 अंक से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। बाजार में और क्या क्या हाईलाइट्स रही, कैसा रहा बाजार का आज पूरा हाल, बताने के लिए फिर से हमारे साथ पूजा जुड़ चुकी हैं। बाजार में आज दिन भर सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ ही दिखाई दिया है और निफ्टी अब देखेंगे तो करीब 50 अंक चढ़कर 18,300 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी लाल निशान में क्लोजिंग दी, करीब 150 अंकों की कमजोरी के साथ लाल निशान में बैंक निफ्टी क्लोज हुआ और सेंसेक्स में 85 अंकों की तेजी देखी गई। तो आज दिन भर सीमित दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। ग्लोबल मार्केट से जो क्यूज थे वो भी ठीक ठाक ही थे, जिसके चलते भारतीय बाजारों में भी ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं था। आज ऑटो, सरकारी बैंक और एफएमसीजी शेयरों में हमने अच्छी खरीदारी देखी, वहीं दूसरी तरफ निजी बैंकों ने दबाव बनाया। खबरों वाले शेयर्स में आज जो स्टॉक्स आज काफी ज्यादा मोमेंटम में थे खबरों के चलते, उसमें पहले तो हीरो मोटोकॉर्प जो कि आज टॉप निफ्टी गेनर था। अथर एनर्जी की ई राउंड फंडिंग में 1000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी थी, जिसके चलते हमने देखा कि हीरो मोटोकॉर्प इस खबर के चलते यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली। एचसीएल टेक के काफी दमदार नतीजे आए, लेकिन उसके बाद भी शेयर में गिरावट थी, एक मुनाफा वसूली देखने को मिली और 6% की गिरावट वहां देखी गई। इसके बाद शानदार दिसंबर नतीजों के बाद मेट्रो ब्रांड्स ये एक स्टॉक था जहां पर कि आज अच्छी तेजी थी और 20% का अपर सर्किट भी लगा शेयर में। और इसके बाद मारुति सुजुकी में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली, ये भी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल था। गाड़ियों के दाम बढ़ाए और शेयर में आज 3% तक की तेजी देखने को मिली। तो आज दिन था ऑटो कंपनियों का। इसमें निफ्टी के अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो नाम उन्हीं का है। हीरो मोटो आज टॉप गेनर था, इसके बाद ग्रासिम, ओएनजीसी और टाटा मोटर्स, यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में एचडीएफसी बैंक, ब्रिटानिया, एक्सिस बैंक और सिप्ला, यहाँ पर कमजोरी थी। इन तमाम सेक्टर्स के अलावा कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स थे जहां पर कि आज अच्छी तेजी थी। इसमें ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी आज शानदार मोमेंटम बना हुआ था। डिमांड अच्छी होने की बात की जा रही है ऑटो स्पेस में, और जो चिप की भी शॉर्टेज की समस्या थी वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, जिसके चलते अब डिमांड वापस होते हुए नजर आ रही है। और ग्रीव्स कॉटन, मिंडाकॉप, आम्र राजा बैटरीज और एक्साइड, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली। आज पेपर शेयरों में भी तेजी थी। जेके पेपर, स्टार पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, टीएन न्यूज प्रिंट्स, यहाँ पर भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली। और इसके अलावा फर्टिलाइजर शेयरों में भी अच्छा रुझान था। आज बजट में एक बड़े आवंटन की बात की जा रही है। फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिहाज से वहां पर एक बड़े आवंटन की बात की जा रही है और इसके चलते फर्टिलाइजर शेयर में हम लगातार एक तेजी का मोमेंटम देख रहे हैं। फैक्ट, दीपक फर्टिलाइजर, एनएफएल, मैंगलोर केमिकल्स, यहाँ पर आज शानदार तेजी देखने को मिली। चलिए, और मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के सीईओ अतुल सूरी का कहना है कि लंबी अवधि में बाजार में जो रिटर्न्स रहेंगे, ज़्यादा रिटर्न्स की उम्मीद कम है। उनके मुताबिक जल्द ही बाजार अपने नए हाई को भी टच करेगा। ये सुन लेते हैं उनकी बात को। The fact is that this beautiful rally that has happened is in the backdrop of global markets which have been volatile.
one is your whole EM basket, where we are a subset of, has done nothing. FI flows, which had briefly turned positive, have turned negative again. Coupled with that US markets are seeing volatile, especially in the tech space. So considering all those things, I think India is doing very well. And, I think we are pushing towards new lifetime highs. So a brief underperformance that we had in December or so is getting caught up. So I think it's all in all a very impressive market. But I still am of the camp that, we are not going to have a runaway market. I think globally markets are going to pause or be range bound. Range bound does not mean that they will do nothing. A lot happens within ranges, and ranges also are large percentage moves. But what you are seeing is a massive churn that is happening globally away from growth to value. And this is very, very evident in the way the US markets are panning out. If you look at the movement of the Dow versus the NASDAQ, two very simplistic ways of looking at growth and value is that you see very, very divergent performances. So even in the Indian context, I think what you've seen in the last 15 days, that growth has taken a bit of a pause, and the value rally seems to be pretty strong. So in a longer time frame, I think that we are not going to be a runaway market. In this, you're going to see churns, you're going to see growth someday, value someday, and that's the kind of play that is happening out. But all in all, positive on the market, positive on the year going ahead, positive on the opportunities it's going to throw us. चलिए बात कर लेते हैं क्रूड की कीमत तो 3 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई है। क्रूड की कीमतों में इतनी तेजी क्यों दिख रही है, बताने के लिए हमारा सहयोगी विश्व मोहन जुड़ रहे हैं। देखिए, कच्चे तेल में पिछले हफ्ते भी 5% से ज्यादा की तेजी दिखी और इस हफ्ते भी मजबूती के साथ ही कारोबार हो रहा है और $86 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच चुका है। $86 का भाव इससे पहले 2021 के अक्टूबर महीने में हमने देखा था, जो 3 साल के आसपास की ऊंचाई थी। महीने भर में अगर कच्चे तेल की बात करें तो 22 से 23% की तेजी आ चुकी है। सबसे बड़ी वजह यह है कि ओपेक प्लस जो भी मेंबर्स हैं वो तय करार के मुताबिक अपना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। मेंटेनेंस की दिक्कतें और साथ ही कम निवेश की वजह से यहां पर उत्पादन पर असर हुआ है। इसके अलावा यूएस के क्रूड स्टॉक की अगर बात करें तो अक्टूबर 2018 के बाद सबसे कम स्टॉक यूएस का हो गया है। इसके अलावा यूक्रेन और रसिया में जो तनाव चल रहा है उसकी वजह से भी क्रूड कीमतों को सपोर्ट मिला। तो ये कुछ ऐसी वजह हैं। साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर लग रहा था रिफाइनरीज को कि उत्पादन की मांग कम रहने का अनुमान है, लेकिन अब मांग अचानक से बढ़ने से अब रिफाइनरीज ने भी डिमांड बढ़ा दी है, जिससे क्रूड कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रूड कीमतों को यहां से ड्राइव कर रहे हैं और ब्रेंट लगातार नई तेजी दिखा रहा है। जी चलिए, स्वदेश खबर के इस एडिशन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखें और कोरोना अप्रोप्रिएट यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बड़ी सख्ती से पालन करते रहें।